आज की वीडियो में हम दो कंपनीज के स्टॉक रिव्यू करेंगे। दोनों कंपनीज जो है वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है और दोनों कंपनीज काफ़ी डिसेंट कंपनीज है। मैं दोनों के चार्ट्स दिखा देता हूँ सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस। तो पिछले 3 साल का चार्ट है इस कंपनी का। काफ़ी अच्छी तरीके से स्टॉक प्राइस ऊपर गया और फिर ये जनवरी फरवरी मार्च के क्रैश के बाद फिर से स्टॉक प्राइस फट से एक तरह से क्लाइम करना शुरू कर दिया। ये पहली कंपनी का चार्ट है। दूसरी कंपनी का भी अगर आप चार्ट देखोगे सेम ट्रेंड है एक तरह से। जनवरी फरवरी मार्च में एक तरह से वो स्टॉक प्राइस मार्केट क्रैश के वक्त नीचे गिरा एंड फट से फिर स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ने लग गया। तो नॉर्मली कोई भी मार्केट क्रैश के बाद स्टॉक प्राइस अगर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है इसका मतलब कंपनी में कुछ रेजिलियंस है, या तो फिर उसका बिजनेस मॉडल सही है, या फिर उसके अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी है, या फिर उसके मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है। तो कुछ नहीं तो कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस ऊपर क्लाइम करता है इतना जल्दी। बहुत सारे कंपनीज जो हमने एनालाइज किए इसी चैनल पे, स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे जो जनवरी फरवरी मार्च का मार्केट क्रैश हुआ है उसके बाद साइडवेज में मूव कर रहे हैं। व्हेन द स्टॉक प्राइस इज मूविंग इन अ साइडवेज आफ्टर अ मेजर क्रैश, वन वे टू डिड्यूस दिस इज कि एक तरह से स्टॉक प्राइस का जो है या फिर कंपनी का जो पी है वो बहुत ज़्यादा है एंड द अर्निंग्स आर कैचिंग अप टू द पी। सो ओनली व्हेन द अर्निंग्स कैच अप टू द पी, व्हेन द पी compresses, so P is nothing but your stock price divided by PAT earnings, right? PAT is nothing but earnings। तो आपका स्टॉक प्राइस वहीं पे रहेगा, पैट इंक्रीज होगा तो आपका पी जो है वो कंप्रेस होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक तरह से एक प्राइस करेक्शन नहीं आता है, टाइम करेक्शन आता है। बट इस कंपनी में ना प्राइस करेक्शन हुआ ना टाइम करेक्शन हुआ। जो भी प्राइस करेक्शन हुआ था ये क्रैश के बाद, उसके बाद ये दोनों कंपनीज के स्टॉक प्राइस सीधा ऊपर क्लाइम करना शुरू कर दिया। राइट, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ऑरेंज लाइन है दिस इज 50 डीएमए एंड दिस ग्रे लाइन इज 200 डीएमए। तो ये दो लाइंस का या फिर ये दो ना मेट्रिक्स का एक तरह से सिग्निफिकेंस ये है, द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउट दीज टू लाइंस विच मीन्स दैट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक तरह से अप ट्रेंड में है स्टॉक। राइट, सो द पीपल हु फॉर एग्जांपल हु ट्रेड दीज कंपनीज, राइट, हु आर इनटू ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, 3 4 6 महीने का जो भी पोजीशंस लेके ट्रेड करते हैं लोग, राइट, दे शुड लुक एट दीज कपल ऑफ स्टॉक्स। सो सम मनी कुड बी मेड इन दीज स्टॉक्स इन द शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट फॉर पीपल हु ट्रेड। बट फॉर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स या वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं, I think you need to hold your horses because the valuations of these two companies are very very high and we need to kind of wait for a black swan event कि एक market crash वगैरह कुछ हुआ था जैसे Jan Feb में हुआ था, तब जाके we could think about taking or buying these companies or taking positions in companies, obviously doing after doing a level 2 analysis, right? तो फिलहाल तो इन दोनों कंपनीज के मुझे स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा लगे, स्टॉक प्राइसेस मतलब पी बहुत ज़्यादा लगे, एंड आई वुड नॉट ask anyone to kind of make positions in these companies or create positions in these companies, but these two companies are something which you can add to your watch list। so ये दोनों ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स की कंपनी है। नॉर्मली मेरा एक बहुत मेजर हेजिटेशन होता है, रेजिस्टेंस होता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज को एनालाइज करने का, उनमें इन्वेस्ट करने का, बिकॉज द बिजनेस मॉडल ऑफ ऑटो एंसिलरी कंपनीज इज अ वेरी वीक बिजनेस मॉडल। तो डिमांड साइड पे दे हैव ऑल दीज बिग ओईएम्स लाइक टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनके साथ उनका बार्गेनिंग पावर बहुत कमज़ोर होता है। तो ये जो बड़ी कंपनीज है, ये छोटी कंपनीज को, जो ऑटोमोटिव कंपनीज ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती है, ये एक तरह से छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल कंपनीज होती है, और इनको बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्ट करते हैं ऑन मार्जिन्स, on receivables, and they do not pay money on time, right? Even if they do not pay, they just pay, even if they pay around 75% 80%, and milestone based payments होते हैं, right? So receivables का बहुत बड़ा problem होता है इन companies में। they have a very weak bargaining power with their customers। same stories on the supply side as well, because they are dealing with the likes of a Jindal or a Tata Steel or a Hindalco, wherein they are procuring copper, steel, aluminium, because auto ancillary companies जो चीज़ें बनाती है उसमें यही चीज़ें जाती है, metals जाते हैं और आपका प्लास्टिक जाता है, राइट? सो व्हेन यू काइंड ऑफ नेगोशिएटिंग विद बेहेमॉथ्स लाइक ऑल दीज कमोडिटी कंपनीज, तो आपका बार्गेनिंग पावर भी बहुत कमज़ोर होता है। सो ये कंपनीज जो होते हैं नॉर्मली सैंडविच रहते हैं, ये दो जायंट्स के बीच में या दो बेहेमॉथ्स के बीच में एक तरह से सैंडविच रहते हैं, और बहुत कम उनके लिए जगह होती है मैनूवर करने के लिए। तो प्राइसिंग भी होता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है, राइट? 8% 7% का एक तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, प्राइसिंग पावर नहीं होता है। तो ये बेसिक मेरा एक इनिबिशन है ऑटो एंसिलरी कंपनीज को एनालाइज करने का। बट इस चैनल पे मैंने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से एनालाइज की है, बालू फौज। आई विल अटैच द लिंक ऑफ बालू फौज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो थ्रू दैट
company. Plus I would be analyzing these two companies. तो थोड़ा मैंने introduction एक बहुत बड़ा दे दिया about these companies. I'll come to the names of these companies, a brief description as well as fundamental analysis, right? So the first company is Banco Products India Limited, and this company has been told to analyze or asked by Art by Rutul. So Art by Rutul has asked me to review this company. So Rutul, for the people who do not have understanding of this company और जो पहली बार ये सुन रहे हैं इस कंपनी के बारे में, I'll just give you a brief about the company. तो ये कंपनी इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है. जैसे जो गाड़ी की इंजन होती है या फिर कोई मशीन की इंजन बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर्स लगते हैं, एयर कूलर्स लगते हैं, फ्यूल कूलर्स लगते हैं, राइट. तो ये कंपनी ये कूलर्स जो है या फिर रेडिएटर्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, राइट. तो यहाँ पे मैंने एक पिक लगा दिया है व्हाट दिस कंपनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर्स. तो ये कंडेंसर्स, एक्सचेंजर्स बोलते हैं इनको, रेडिएटर्स बोलते हैं. दिस इज व्हाट दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स. एंड कंपनी के दो तीन चीज़ें काफ़ी सही है. if I have to the way it conducts its business, तो बहुत diversified end industry base है, right. So 40% contribution to the top line is still from domestic automobile company, but they have diversified their industry base to agriculture, power generation, rail locomotives. जो भी सिक्लिकलिटी है ऑटोमोटिव कंपनीज की या ऑटो कंपनीज की, उसको एक तरह से कम करने के लिए, उसको एक तरह से फ्लैटन करने के लिए अपना इंडस्ट्री बेस इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है. ऑल्सो देयर इज नो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. सो टॉप 10 कस्टमर्स कॉन्ट्रीब्यूट लेस देन 35% टू दी टॉप लाइन, राइट. तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी ज़्यादा नहीं है. 68% ऑफ द बिजनेस और 68% ऑफ द क्लाइंट्स आर इंटरनेशनल क्लाइंट्स. तो काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी, 80 ईयर्स से एग्जिस्टेंस में है, राइट. काफ़ी स्ट्रॉन्ग R&D टीम है इस कंपनी की, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती है अपने क्लाइंट्स के लिए. कंट्रीब्यूशन टू द टॉप लाइन कम्स फ्रॉम OEMs, द OEMs व्हिच आई मेंशनड. आफ्टर मार्केट करीबन 15% है एंड एक्सपोर्ट्स आर अराउंड 30%. वीकनेसेस इफ वन हैज टू काइंड ऑफ इलैबोरेट, वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस है. तो जो मैंने रॉ मटेरियल प्राइसेस या कमोडिटीज का नाम लिया तो उसमें वॉलेटिलिटी जो आती है, द कंपनी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास ऑन टू द एंड कस्टमर. तो कहीं ना कहीं मार्जिन हिट हो जाते हैं. लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो इस कंपनी में भी रिसीवेबल्स का थोड़ा प्रॉब्लम है. जैसे मैंने ऑटो एंसिलरी कंपनीज के बारे में बताया, एक लार्जर पिक्चर दिया. तो इस कंपनी, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ द लार्जर काइंड ऑफ सेट ओवर हियर, लार्जर यूनिवर्स ओवर हियर ऑफ ऑटो एंसिलरी कंपनीज, राइट. एंड सिक्लिकलिटी होती है. डोमेस्टिक काइंड ऑफ ऑटोमोटिव प्लेयर्स जो होते हैं 40% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इस कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट इस कंपनी के नंबर्स मुझे बहुत बढ़िया लगे. आई विल डू अ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बैंको ओवर हियर, राइट. तो 3 साल 5 साल का डेटा छोड़िए, 10 साल का डेटा दिखाता हूँ मैं. तो इस कंपनी का जैसे मैंने बताया 80 years एग्जिस्टेंस में, इन द लास्ट 10 years द कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इज 11%. आई थिंक ऑन अ 10-year basis for a company which caters to cyclical kind of an industry, 11% is decent sales growth. If you look at the PAT growth, it's 21%, again good. ROE ROC is 22%, 19% respectively. तो अगर मैनेजमेंट 100 रुपीज़ अपने बिजनेस में लगा रहा है तो करीबन 22 रुपीज़ का साल दर साल पिछले 10 सालों में मैनेजमेंट प्रॉफिट लेके जा रहा है, और वो ट्रिकल डाउन हो रहा है इक्विटी इन्वेस्टर को 19% पे. तो दीज आर सम really good long-term sustainability metrics, right? Even if you look at the short-term numbers, 3 साल 5 साल का अगर आप डेटा देखो, the numbers are really phenomenal, right? Net profit margin of this company is more than 10% because the operating profit margin is somewhere in the range of 15 to 19%. Initial thoda cyclicality dikhi hai yahan pe, but for the last 4 to 5 years it's been expanding to 19%, right? It has expanded to 19%. जैसे मैंने बताया थोड़ा CFO to EBITDA का प्रॉब्लम है. प्रॉफिट्स जितने दिखा रही है उतने कैश फ्लोज आ नहीं रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लोज जो है, कैश जो है वो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में अटक रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म डेट भी ज़्यादा है बैलेंस शीट में. वो भी नंबर मैं दिखा दूंगा आपको. बट फ्री कैश फ्लो कंपनी है, राइट. 714 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 750, सॉरी मैं 2 फ्री कैश फ्लोज काटता हूँ. फ्री कैश फ्लो इज नथिंग बट CFO विच इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट, राइट. तो वो जो नंबर है फाइनल फ्री कैश फ्लो का नंबर 754 करोड़ है. सो देयर इज इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दिस कंपनी, राइट. ऊपर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक और जो मेट्रिक दिखाता है वो है dividend yield of 1.66%. तो normally if you look at a company like ITC, Nestle, इनका dividend yield 1.5 से ऊपर होता है, 1.5% से. एक ज़्यादा dividend yield कंपनी देने का significance ये होता है कि जब
कंपनी के अर्निंग्स नहीं आते या फिर जब कंपनी के में कैपिटल गेन्स नहीं दिखते इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स वो स्टॉक बेचते नहीं है क्योंकि उनको डिविडेंड्स आते हैं। तो उनको लगता है पैसा आ तो रहा है, भले कैपिटल गेन से नहीं हो, डिविडेंड से क्यों ना हो। तो ऐसे स्टॉक्स जो है वो क्रैश नहीं करते, या फिर क्रैश करते हैं तो फिर से फट से ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो री इन्वेस्टमेंट रेट थोड़ा कम है, 28% का है। इक्विटी भी कुछ डाइल्यूट नहीं की कंपनी ने केपेक्स करने के लिए, कुछ केपेक्स वगैरह कुछ नहीं किया है पिछले 3-4 सालों में, ना कुछ डेट लिया है। शॉर्ट टर्म डेट है बिकॉज ऑफ द रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम है, पैसे सही वक्त पे नहीं मिलते। शॉर्ट टर्म डेट अगर आप देखोगे 294 करोड़ का है। बट इसके अलावा मुझे इस कंपनी में कुछ ऐसा कुछ मेजर कुछ बैकड्रॉप या कुछ कॉन नहीं दिखा, राइट। जो पी जो है इस कंपनी का थोड़ा ज़्यादा है। सो इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस इन द लास्ट 1 year, इट वेंट फ्रॉम 350 to 662, which is an 89% increase, but the EPS growth was only 42%. So the reason why the stock price went up so high is because of PE expansion. तो बहुत सारे जो investors हैं, they have allocated capital to this company thinking that the future of this company is really great, right? तो stocks जब ऊपर जाते हैं, it's either because of earnings growth that they go up or because of PE expansion. So here we have seen PE expansion, right? Current PE is 24, which I think is high if you compare with the last 5 and 10 years PE, right? PEG is 0.61, but इतना यहाँ पे PEG नहीं है। प्राइस टू बुक इस कंपनी का ज़्यादा है, मुझे जितना याद है करीबन 7.1 का प्राइस टू बुक है। सो आई फाइंड दिस कंपनी टू बी एन एक्सपेंसिव कंपनी, बट इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, इवन इफ इट इज़ एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, एंड वन कैन add this company to the watch list. So please subscribe to the channel if you've not subscribed to the channel, and please give me a simple like if you found value in whatever I shared today, and please share this link or this channel, details of the channel, with as many people as possible, the people who would value such content especially, and please help me take this channel to the next level. So the next company that we're going to start analyzing is SJS Enterprises. SJS Enterprises, अगर मैं बताऊँ ये कंपनी क्या बनाती है, तो अगर आप मर्सिडीज का वो एम्बलम देखते हैं, राइट, वो मेटालिक का एम्बलम, तो वो कार्स के लिए या फिर बाइक्स के लिए कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फोर्ड का अगर आप यहाँ पे अगर समझे, होंडा का है, मैं जो कर्सर जहाँ पे हूँ वहाँ पे आप देखिए, कार का जो ये स्टीयरिंग व्हील में जो होंडा फोर्ड का होता है या फिर मर्सिडीज का होता है, जो भी है, जो भी मेटालिक चीज़ें लगते हैं, जो भी एडहेसिव्स लगते हैं, जो भी डेकोरेटिव एस्थेटिक ना चीज़ें जो लगती है, जैसे अपाचे में यहाँ पे ये बाइक का जो अपाचे का जो ऊपर का पार्ट है वो ये कंपनी ग्राफिक्स, तो एक डिज़ाइन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। तो अगर मुझे टेक्निकल टर्म्स में दिखाना है कि ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, सो इट मैन्युफैक्चर्स सेल्फ एडेसिव लेबल्स, दीज आर डेकोरेटिव एस्थेटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, एंड वीकनेस ऑफ दिस कंपनी, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। द टॉप 3 clients or top 2 clients contribute 30% of the business, and this is primarily an supplier to automotives, right? 70% to the top line is kind of to auto companies, two-wheelers, three-wheelers. Two-wheelers contribute 45% to the margins, to the top line. Three-wheelers or your passenger vehicles contribute करीबन 33%, and consumer appliances, जो भी वॉशिंग मशीन वगैरह पे कुछ बिल्ले लगते हैं, वो वर्लपूल वगैरह के, वो भी ये कंपनी लगाती है। एक्सपोर्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, 13% का है। द गुड स्ट्रैटेजी इज टू इंक्रीज कंटेंट पर व्हीकल, तो एक मेटालिक चीज़ लगा रही है, 2, 3, 4, 5, जितना ज़्यादा एक व्हीकल पे लगाएंगे तो उतना ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। प्रीमियमाइजेशन इज अनदर काइंड ऑफ वैल्यू एडेड kind of products बना रही है, and it wants to increase its product basket by doing a lot of mergers and acquisitions, right? तो कंपनी ने केपेक्स 150 करोड़ का डिक्लेयर किया है FY26 के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा रीइन्वेस्ट करी अपने बिजनेस में। एबिटा है 26% का guidance. Even this year they've given a guidance of 26%. IPO around 800 crore का IPO this company raised last year. तो पैसा इक्विटी के थ्रू रेज किया। इस कंपनी के भी अगर फंडामेंटल्स देखो काफ़ी डिसेंट है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 27% है, पैट ग्रोथ 28% है, ROE ROC 20 ऑलमोस्ट 18 के नज़दीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% तक है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज़्यादा है। इसका CFO टू एबिटा 0.7 है, 0.8 मेरा नॉर्मली कट ऑफ होता है। 0.8 इज़ अ वेरी गुड CFO टू एबिटा, बट इसका 0.7 है, मतलब दिस कंपनी हैज़ बार्गेनिंग पावर, दिस कंपनी हैज़ प्राइसिंग पावर। इसके क्लाइंट्स इसको हल्के में नहीं लेते, इसको पैसा देते जब ये कंपनी बोलती है मैंने काम खत्म किया है, राइट। दैट इज व्हाट दिस नंबर काइंड ऑफ शोज।
PAT to CFO, right? मतलब profit after tax, the ability of a company to convert profits into cash flows, right? काफ़ी ज़बरदस्त है ये, 0.7 है इसका. फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है. रीइन्वेस्टमेंट रेट 175% है. रीइन्वेस्टमेंट रेट इज नथिंग बट केपेक्स डिवाइड बाय पैट. सो कंपनी इज रीइन्वेस्टिंग इन बिजनेस. मुझे बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं लगाना शॉर्ट टर्म डेट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल का कोई लोड नहीं है, तो शॉर्ट टर्म डेट वगैरह कुछ है नहीं कंपनी में. लॉन्ग टर्म डेट भी कुछ नहीं है, राइट? थोड़ा रिसीवेबल्स का यहाँ वहाँ प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट अ मेजर. रिसीवेबल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, इट्स अबाउट द प्रीवियस कंपनी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? इस कंपनी का अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखो पिछले एक साल का, इट वेंट अप बाय 38%, स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 40%, तो नेट नेट उतना ही है. सो आई वुड एट्रीब्यूट इट टू अर्निंग्स व्हाई द स्टॉक प्राइस वेंट अप, राइट? सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट दीज टू कंपनीज.